आपको याद होगा कि बीते दिनों भारत सरकार की ओर से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 3 नए विधेयक पेश किए गए थे। अब हाल ही में सरकार ने इन तीनों नए विधेयकों का एक संशोधित जो वर्जन है वो संसद में पेश किया है और ये जो वर्जन है ये लोकसभा से भी पास हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सरकार जो संशोधित विधेयक लेकर आई है उन विधेयकों में किस तरह के प्रावधान आपको दिखाई दे जाएंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम संशोधित संस्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको भी समझेंगे, सरकार संशोधित संस्करण क्यों लेकर आई उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नए बदलाव क्या हैं, उन नए बदलावों को भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर और अपनी नॉलेज बेस के आधार पर उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय संविधान जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस नए संशोधित संस्करण की जरूरत क्यों पड़ी। तो भारत में जो 3 प्रमुख कानून हैं, जो कानून मौजूद है वर्तमान समय में, क्रिमिनल लॉज जो है वो है। इसमें सबसे पहला 1860 का आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, 1873 का ही सीआरपीसी और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये 3 कानून जो है, ये 3 कानून भारत में क्रिमिनल लॉज कहलाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब आप इन कानूनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कानून बहुत ज्यादा पुराने हैं और पुराने होने की वजह से ये जो कानून है ये भारत की वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं कानूनों में बदलाव लाने के लिए सरकार की ओर से अगस्त 2023 में 3 नए विधेयक पेश किए गए थे। इसमें से पहला विधेयक था भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, दूसरा विधेयक था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा विधेयक था आपका भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और इन तीनों विधेयकों का प्राथमिक उद्देश्य था, जैसे ये जो पहला विधेयक है इसका लक्ष्य था आईपीसी को रिप्लेस करना, दूसरा जो विधेयक है उसका लक्ष्य था सीआरपीसी को रिप्लेस करना और जो तीसरा विधेयक है उसका लक्ष्य था इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करना। तो इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए नए 3 बिल लेकर आई थी सरकार। इसके बाद इन नए 3 बिलों को सरकार की ओर से संसदीय समिति के पास भेजा गया ताकि संसदीय समिति इस पूरे विधेयक की जांच कर सके। बाद में संसदीय समिति ने इस विधेयक की समीक्षा की और समीक्षा के बाद अपनी कुछ सिफारिशें पेश की, कुछ बदलावों की बात की और इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने विधेयक को वापस लिया और वापस लेने के बाद उसे संशोधित रूप में उसे उसे एक अमेंडेड वर्जन के तौर पर यहाँ पर सरकार की ओर से पेश किया गया है। तो ये हमने उसकी जरूरत पर बात की, उसकी आवश्यकता पर बात की। अब बदलाव क्या है, एक बार बदलावों पर बात करते हैं। तो ये जो नए विधेयक आए हैं ये लगभग इनका नाम सेम है, आपको केवल एक शब्द ऐड करना है वो है सेकंड या फिर द्वितीय। तो जो पहला विधेयक है उसका नाम है आपका भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023। क्या करता है ये, इसमें तो सबसे पहले आपका जो आतंकवादी कृत्य की डेफिनेशन है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जैसे पहले क्या किया गया था, जो पहला वर्जन आया था उस पहले वर्जन में यूपा की जो डेफिनेशन थी आतंकवादी कृत्य की, उसी डेफिनेशन को कानून में शामिल कर लिया गया था। यानी कि जो पहला वर्जन था उसकी धारा 113 में आपको आतंकवादी कृत्य की नई परिभाषा देखने को मिली थी और ये जो परिभाषा थी ये आपका यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15 से लिया गया था। परिभाषा क्या थी, परिभाषा ये थी कि कोई भी काम जो कि भारत की एकता को प्रभावित करता है, भारत की अखंडता को प्रभावित करता है, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करता है, भारत की जो आर्थिक नीति है उसको प्रभावित करता है, भारत की सोवरेनिटी को प्रभावित करता है, तो ऐसा कोई भी काम, इस काम को आप टेररिस्ट एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहला वर्जन था उस पहले वर्जन में कुछ और चीजें भी शामिल थी, जैसे उसमें आपका आम जनमानस को डराना, इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना या डर का माहौल पैदा करना, इस तरह की चीजों को भी शामिल किया गया था। लेकिन संसदीय समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो समिति ने यह बताया कि ये जो शब्द हैं ये बहुत ज्यादा वेग हैं, बहुत ज्यादा व्यापक और विस्तृत हैं, ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार उस पूरे, ये जो पूरा प्रोविजन था आम जनमानस को डराना या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना,
इस वाले प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए सरकार उस व्यक्ति को कैद कर सकती थी। तो इसीलिए समिति की ओर से ये सिफारिश दी गई कि हमें ये प्रावधान जो है हटा देने चाहिए। तो जो नया अमेंडेड वर्जन है, जो सेकंड वर्जन है, उसमें इन चीज़ों को हटा दिया गया है और ये जो डेफिनेशन है, ये आपको नए प्रावधान में, नए विधेयक में दिखाई दे जाएगी। ये तो पहला बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव मानसिक बीमारी को लेकर है। दरअसल जब आप आईपीसी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मानसिक बीमारियों के लिए अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो पहला वर्जन आया था, जो सरकार की ओर से नया विधेयक पेश किया गया था, उस नए विधेयक के पहले वर्जन में उन सभी शब्दों को एक साथ मिलाकर मानसिक बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मेंटल इलनेस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन समिति के पास जब विधेयक पहुंचा, तो विधेयक की समीक्षा करते हुए समिति ने पाया कि अगर हम यहाँ पर मेंटल इलनेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके व्यापक और गंभीर प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है या फिर कोई मूड स्विंग से गुजर रहा है, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति को हम मानसिक बीमारी से पीड़ित मानेंगे? क्या उस व्यक्ति को हम इस कानून के दायरे में लेकर आएँगे? तो इसको लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने सुझाव दिया था कि हमें मेंटल इलनेस शब्द को अनसाउंड माइंड यानी कि मानसिक विकृति शब्द से रिप्लेस कर देना चाहिए और सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद और क्या है? अगला जो बदलाव है वो आपका मॉब लिंचिंग को लेकर है। मॉब लिंचिंग यानी कि अगर भीड़ द्वारा किसी की हत्या की जाती है, तो जो पहला वर्जन था उस वर्जन में मॉब लिंचिंग को, सबसे पहले तो मॉब लिंचिंग को भारत में पहली बार सजा के दायरे में, कानून के दायरे में लाया गया था। तो अगर मॉब लिंचिंग की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सजा का जो प्रावधान था वो 7 वर्ष के लिए किया गया था पहले वर्जन में। लेकिन समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत में मर्डर की जो सजा है वो तो उम्र कैद है, वो क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी की मॉब लिंचिंग करता है तो वो भी तो हत्या ही हुई। तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग की सजा को भी बढ़ाकर उम्र कैद कर देना चाहिए। तो सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब भारत में मॉब लिंचिंग की जो सजा है वो क्या हो गई है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है, यानी कि उम्र कैद हो गई है। तो ये बदलाव हमें पहले कानून में देखने को मिले, पहले विधेयक में देखने को मिले। और जो बदलाव है और क्या है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 में बदलाव आया है। सबसे पहले तो इसमें जो कम्युनिटी सर्विस है उसकी डेफिनेशन को और स्पष्ट किया गया है। जब आप इस पूरे विधेयक के पहले वर्जन को देखेंगे तो वहां पर सरकार की ओर से पहली बार भारत में कम्युनिटी सर्विस की अवधारणा को पेश किया गया था। कम्युनिटी सर्विस यानी कि जब किसी अपराधी को छोटे-मोटे अपराध के लिए जेल ना भेजकर उस पर जुर्माना ना लगाकर उसको समुदाय की सेवा के लिए भेज दिया जाता है, ऐसी सजा उसको दे दी जाती है। ये अवधारणा जो थी वो पश्चिम में पहले से काम कर रही थी, लेकिन भारत में इसको पहली बार पेश किया गया था। और अब क्या हुआ है, जो हमारा अमेंडेड वर्जन है, जो संशोधित संस्करण है, उसमें जो आपका सामुदायिक सेवा है उसको डिफाइन किया गया है, उसकी अवधारणा को और ज़्यादा परिभाषित किया गया है। तो नए विधेयक में धारा 23 के तहत आपको इसकी परिभाषा दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी अब जो है आप कोर्ट की कार्यवाही को अंजाम दे सकते हैं। अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट इस बात की मंजूरी दे सकती है और इसका जिक्र जो है वो आपको पहली बार इसी में देखने को मिला है। तो अब हमारी कोर्ट में ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी आपकी सुनवाई जो है देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई विटनेस है, तो वो विटनेस जो है वो अपनी गवाही वीडियो के माध्यम से दे सकता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर भी आपको यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। पहले इस कानून में जो पहला वर्जन था, जो विधेयक का पहला वर्जन था, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर बहुत व्यापक तौर पर कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स की ओर से, कई जो संसदीय समिति के सदस्य थे, उनकी ओर से ये सवाल उठाए गए थे कि अगर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं दी तो इसकी वजह से इसका गलत इस्तेमाल अथॉरिटीज द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस को ऐड किया है। जैसे एक गाइडलाइन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो जो भी अथॉरिटी उसे गिरफ्तार कर रही है उस अथॉरिटी के लिए ये अनिवार्य है कि वो अथॉरिटी उस व्यक्ति को या तो 24 घंटे के भीतर छोड़ दे या फिर 24 घंटे के भीतर उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये गाइडलाइंस जो हैं आपको इस कानून में दिखाई दे जाएंगी। ये दूसरे कानून के बदलावों की हमने बात की। अब तीसरे कानून की भी बात कर लेते हैं, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बदलाव आ रहा है, भारतीय साक्ष्य सेकंड विधेयक 2023, इसको भी देख लेते हैं।
इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को लेकर है। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट में। तो पहले वर्जन में इसको मान्यता मिली थी, दूसरे वर्जन में बदलाव ये आया है कि यहाँ पर एक प्रमाण पत्र की बात की गई है, एक सर्टिफिकेट की बात की गई है। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके मालिक से जुड़ा हुआ है जो सबूत पेश कर रहा है। और इसके साथ ये जो प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र पर 2 लोगों के साइन भी होंगे। एक तो साइन उस व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति से वो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जो उसका मालिक है, सबसे पहले तो वो व्यक्ति साइन करेगा। दूसरे नंबर पर एक विशेषज्ञ भी साइन करेगा। एक एक्सपर्ट के साइन की भी ज़रूरत होगी जो कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर का जानकार हो। तो ये तमाम जो बदलाव हैं वो सरकार की ओर से पेश किए गए हैं। हमने उन बदलावों की भी बात कर ली, हमने इस विषय को भी विस्तार से समझ लिया है। चलिए अब अंत में हम एक जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो आपसे पूछता है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड बबिंगटन मकॉले, ऑप्शन सी जॉर्ज मैकफरसन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसकी ओर से तैयार किया गया था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जिन भी बिंदुओं की बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।